नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की यह भी हमारी वीडियो है पर्यावरण और स्टैटिक जीके से रिलेटेड, जिसमें हम लोग टॉपिक भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग 25 एमसीक्यू को भी देखेंगे। यह सारे प्रश्न बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए, यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए, यूपी लेखपाल के लिए या अन्य सभी राज्यों के टेट के एग्ज़ाम के लिए बताना चाहूँगा। सुपर टेट में आपके 10 मार्क्स आते हैं और यूपी टेट में 30 मार्क्स आते हैं, जो कि पर्यावरण और स्टैटिक जीके से कहीं न कहीं संबंध रखते हैं। तो इसमें सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो कि आप आगे देखने वाले हैं। चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि पारिस्थितिकी शब्द इकोलॉजी से आप क्या समझते हैं। इकोलॉजी शब्द को बताना चाहूँगा। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द जो है, इसे अंग्रेजी में इकोलॉजी कहते हैं, हिंदी में पारिस्थितिकी कहते हैं। और जो जर्मन भाषा के इकोलॉजी से बना है और यह ग्रीक भाषा के ओइकस और लोगोस से बना है। ओइकस का अर्थ होता है रहने का स्थान और लोगोस का होता है इसका टू स्टडी या अध्ययन करना। कहने का मतलब रहने का स्थान का अध्ययन करना ही इकोलॉजी कहलाता है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नस्ट हैकेल ने 1869 में इसका प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एक शब्द है पारिस्थितिक तंत्र, यानी कि इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो 1935 में एजी टेंसले ने इसका प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी के अंतर्गत मतलब इकोसिस्टम के अंतर्गत जीवों एवं अजीवों के अजैविक संगठनों से होती है इसकी संरचना। चलिए हम लोग अब देख लेते हैं तो कुछ प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति का क्षेत्र कहलाता है इकोटोन, यानी कि सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है? यानी कि इकोसिस्टम किससे मिलकर बनता है? तो मैंने अभी बताया कि जीवीय समुदाय यानी बायोटिक और निर्जीव घटक यानी एबायोटिक दोनों से मिलकर बनता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पारिस्थितिकी तंत्र किससे के दो घटक कौन से हैं? मैंने बताया जैविक और अजैविक, बायोटिक एंड अबायोटिक। सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो पारिस्थितिकी के जनक, इकोलॉजी के जनक हैं अर्नस्ट हैकेल, और इन्होंने सबसे पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था 1869 में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। और बेंगलुरु कहाँ है? यह कर्नाटका में है। बेंगलुरु में एक मुख्य भारत की संस्था है इसरो, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट है, डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत आधारित है। डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत या विकास का सिद्धांत आधारित है, उत्परिवर्तनवाद पर आधारित है। इनकी एक फेमस बुक भी है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट है, सबसे अस्थाई इकोसिस्टम कौन सा है? सबसे अस्थाई इकोसिस्टम कौन सा है? तो समुद्री जो इकोसिस्टम है सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। नेक्स्ट है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए न्यूनतम आवश्यक भूमि को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे कहा जाता है पारिस्थितिकी
पदछाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, समुद्र। एक विशालतम इकोसिस्टम है समुद्र। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, वायु है, जल है, मृदा है, तालाब है। तो इकोसिस्टम का जो एग्जाम्पल है तालाब, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में एक दिशीय प्रवाह को दर्शाता है? हम सभी जानते हैं जो इकोसिस्टम होता है, सबसे पहले हरे पेड़ पौधे होते हैं, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता होते हैं। तो एक दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक सीक्वेंस से होता है, इस तरह से बढ़ता है। तो ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक निश्चित दिशा में होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर इकोसिस्टम है? सबसे अधिक स्थिर है महासागर या समुद्री इकोसिस्टम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? उत्पादक हिरण होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ है, द्वितीय उपभोक्ता घास है, अपघटक बैक्टीरिया होते हैं। कौन सा जोड़ा सही है? सभी जानते हैं अपघटक के अंतर्गत बैक्टीरिया और कवक दोनों को रखा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत कवक को रखा जाता है। जबकि उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता वह होते हैं जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता वे होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं। और तृतीय उपभोक्ता सर्वाहारी होते हैं, वह शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों को खाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण कौन सा है? तालाब है, फसलें हैं, वन है, कोई नहीं। तो कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण होता है वन। सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? इकोसिस्टम में जो उत्पादक होते हैं उनका जो उत्पादन रेट है उनके हिसाब से सही क्रम चुनना है। महासागर, झील, घास स्थल और मैंग्रोव, 4 दिए हैं, आपको सीक्वेंस में लगाना। हम सभी जानते हैं जो मैंग्रोव होते हैं उनमें उत्पादक क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद घास स्थल, फिर झील, फिर महासागर में सबसे कम और मैंग्रोव में सबसे अधिक उत्पादन क्षमता होती है। सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? हरे पेड़ पौधों में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है, जिसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में जो सोलर एनर्जी होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, उसको केमिकल एनर्जी में यानी कि रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। हरे पेड़ पौधों में यह प्रक्रिया होती है और हरित लवक में भी यह प्रक्रिया होती है, क्योंकि हरित लवक में भी क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्णहरित में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विपरीत दिशा में संपन्न होती है? कहने का मतलब है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विपरीत दिशा में संपन्न होती है, वो कौन सी प्रक्रिया है इनमें से? तो प्रकाश संश्लेषण में जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका यूज होता है, जबकि लकड़ियों को जलाने पर इसकी मात्रा रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वातावरण में। और प्रकाश संश्लेषण में वातावरण से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण को ग्रहण करते हैं।
सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत जीव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर रहते हैं? मृत जीव किस पर निर्भर रहते हैं? तो मृत एवं अपघटित पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 भी उपस्थित होता है, H2O होता है, क्लोरोफिल भी होता है, ये सभी उपस्थित होते हैं। किसकी वजह से, किसकी उपस्थिति के कारण ऑक्सीजन यानी O2 का उत्सर्जन होता है? तो H2O यानी जल की उपस्थिति के कारण ऑक्सीजन उत्सर्जन संभव हो पाता है। सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? हम सभी जानते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, पर्णहरित में कौन सा रासायनिक तत्व उपलब्ध रहता है? पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? तो मैग्नीशियम की उपस्थिति होती है क्लोरोफिल में। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है किस रंग के प्रकाश में संपन्न होती है? तो नीले और लाल रोशनी के क्षेत्र में प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सबसे अच्छे से संपन्न हो पाती है नीले और लाल रंग की रोशनी के क्षेत्र में। तो वीडियो कैसी लगी, इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। जल्द ही मिलेंगे हम इसके अगले पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच।